भारत को हमेशा जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना गया है, लेकिन अब तस्वीर उलट रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट सामने आई है और उसके आंकड़ों ने सबको चौंका कर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। बात साफ है में आज एक बड़ा सवाल उठाना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रही है, यह चिंता का विषय है या खुशखबरी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। 1971 में एक महिला औसतन 5.2 बच्चे पैदा करती थी। 2023 में यह संख्या घटकर 1.9 रह गई है। बच्चों की आबादी 50 साल में 40% से घटकर 24% हो गई है। बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10% तक पहुंच गई है। केरल में तो 15% से भी ऊपर है। कामकाजी उम्र की आबादी अभी सबसे ज्यादा है, 66%, लेकिन यही 20 से 25 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी। यानी फिलहाल हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन कल को यही बोझ बन सकता है। दुनिया से सबक हमें लेना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ऐसे देश हैं हमारे सामने उदाहरण के तौर पर जिन्होंने गलतियां करी, और कई ऐसे भी देश हैं जिनसे हम सीख भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें जापान की, जहां पे TFR जिसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 है। आबादी घटती जा रही है, गांव खाली होते जा रहे हैं, वर्कफोर्स कम है, पेंशन हेल्थ केयर पर दबाव है, टेक्नोलॉजी ताकतवर है, लेकिन जनसंख्या उसकी कमजोरी है। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया देश की, दुनिया का सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट वाला देश, करीब 0.7 वाला। सरकार कैश इंसेंटिव है, छुट्टियां स्कीमें दे रही है, लेकिन युवा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। महंगाई और लाइफस्टाइल बड़ी बाधा है वहां पे। इटली और जर्मनी की बात करें तो स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। वर्कफोर्स की कमी पूरी करने के लिए प्रवासी बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे सांस्कृतिक टकराव बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें देशों की, जैसे कि नाइजीरिया या फिर अफ्रीका, जहां पे TFR अब भी 5 से ऊपर है। बच्चे बहुत हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। इसका नतीजा क्या है? गरीबी, अस्थिरता और बेरोजगारी। पाकिस्तान, आबादी विस्फोट है, संसाधन कम है, नतीजा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक और राजनीतिक संकट। भारत की स्थिति, अगर हम भारत की बात करें, भारत बीच में खड़ा है इस समय। अच्छी बात यह है, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश सफल रही। अब संसाधनों पर थोड़ी राहत मिली। चुनौती क्या है भारत के सामने? बच्चों की संख्या घट रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। आज हमारे पास वर्किंग एज बहुत है, लेकिन कल वही बुजुर्ग हो जाएंगे। यानी ताकत से बोझ तक का सफर ज्यादा दूर नहीं। इसका रास्ता क्या है? भारत के लिए रास्ता है संतुलित जनसंख्या। ना जापान जैसी गिरावट, ना पाकिस्तान जैसा विस्फोट। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, और महिलाओं को ऐसे माहौल की आवश्यकता है जब परिवार और करियर साथ चला सके। इसमें बड़ा सवाल क्या उठता है? इसी मोड़ पर मतभेद खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रोथ रेट घटाना एक वरदान है, या फिर ग्रोथ रेट घटना एक वरदान है। कम आबादी, ज्यादा संसाधन, बेहतर जीवन। तो कुछ का मानना है कि यह खतरे की घंटी है। आने वाला भारत बूढ़ा होगा, वर्कफोर्स घटेगी, विकास थमेगा। इसी बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आता है। लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका तर्क है कि आबादी लगातार घटी तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आखिर कौन सही है? क्या हमें खुश होना चाहिए कि भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से निकल चुका है, या डरना चाहिए कि अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का खतरा हमारे सर पर है? अब यही सारी बात जो हमने करी अभी यहां पे बात साफ है में आज, इसी के ऊपर अब चर्चा करने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे खास डिबेट शो में, जिसका नाम है न्यूज रूम। और वहीं पर ये सवाल हम उठाएंगे और भी सभी एंकर से हम इस पर बात करेंगे। इंडिया डेली के खास शो न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने यश कौशिक हमारे सहयोगी की बात को सुना, जिसमें उन्होंने बताया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर ये बयान क्यों दिया, क्यों उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को 3 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए। लेकिन
ये पहली बार नहीं है कि मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। पिछले साल भी दिसंबर में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि दर जो हमारे देश में है वो 2.1% है और इसे नीचे नहीं जाना चाहिए, इसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, यानी उस जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी जो है वो की जानी चाहिए। इस बात को समझना और जानना होगा कि आखिर मोहन भागवत साहब को यह कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन आपको पहले एक जानकारी ये साझा कर दूं कि 2061 तक जो भारत की कुल आबादी होगी वो 170 करोड़ के पार कर जाएगी। चीन को पीछे छोड़कर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी तो बन ही चुके हैं। लेकिन मोहन भागवत साहब का ये कहना कि जो जनसंख्या है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, दरअसल इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि जो भी समुदाय है जहां की जनसंख्या 2 से नीचे गिरती है या 3 से कम आती है तो वो समुदाय जो है वो विलुप्त हो जाता है। इसलिए किसी भी समुदाय को अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए उसकी जो जनसंख्या की दर है वो 3% होनी चाहिए, यानी एक कपल जो है वो कम से कम 3 बच्चे जो है वो पैदा करें। ऐसा नहीं है कि ये संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब ने ही ये बात कही हो। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी ये बात कही थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बात कही थी। उन्होंने भी 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा था। हालांकि उसके मायने सियासी थे, लेकिन ये मायना जो है वो अस्तित्व बचाने को लेकर है। देश में आबादी घटी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन देश में आबादी बढ़ी भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधन बेहद लिमिट है। और अगर 144 करोड़ के हम पार हो गए हैं तो सोचने की जरूरत है, लेकिन यहाँ अस्तित्व बचाने की भी एक चुनौती है। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कि ग्रोथ रेट जो कम हो रहा है उसको लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं कि ये कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं, चाहे मोहन भागवत जैसे हैं और बाकी उन्होंने ये कहा कि ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, 3 बच्चे पैदा करिए। इससे पहले भी ऐसे जिसका जिक्र जो है आशीष ने भी किया। लेकिन सबके बीच में ये भी देखना है और खासतौर से उनका कहने का अर्थ यही रहा है कि डेमोग्राफी जो है वो जो चेंज अब हो रही है धीरे धीरे करके वो चेंज ना हो, और इसीलिए जो मेजोरिटी में है उनकी मेजोरिटी उसी तरह से बनी रहे। क्योंकि लगातार इस तरह के सर्वे या फिर रिसर्च की हम बात कर ले वो भी सामने आ रहे हैं कि एक समुदाय की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद ये रिपोर्ट भी देखने को आया है कि आने वाले दिनों में जो है उनकी सबसे ज्यादा संख्या हो जाएगी, और ये ना केवल भारत के अंदर में बल्कि पूरे दुनिया का जिक्र जो है वो किया जा रहा था। और उसी पर देखिए कि इस तरह का मोहन भागवत की तरफ से और अन्य जो प्रमुख है उनकी तरफ से भी तमाम बातें जो है वो निकल करके सामने आई हैं कि यहाँ पर डेमोग्राफी बिल्कुल भी चेंज ना हो, इसके लिए यही होना चाहिए कि जो है आप 3 बच्चे रखें। हम तो हमारे 2 ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा जो है बच्चों की आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर मेजोरिटी में अगर है तो वो बने रहने चाहिए। अब ऐसे में देखिए कि ये कितना सही रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 2024-25 की अगर हम बात करें इसके अंतिम तिमाही की, तो इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम तरह में जो है वो दिखाई दी थी, और अब ये धीरे धीरे जो है कम हो रही है, क्योंकि अब हमने देखा है कि लोग खासतौर से फॉलो करते हैं हम 2 हमारे 1, और इस वजह से जो है ये इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे होगा। ठीक है, मैंने आप दोनों की बात को सुना और क्योंकि हम सहमत हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है ये कम हुई है, लेकिन इसमें 2 बातें आप ही लोगों की बात से मैं बात निकालूंगा। एक तो सरसंघचालक मोहन भागवत जी का जो बयान है वो 3 बच्चों का, एक ये आप समझिए कि मोहन भागवत जी के बयान को सीधा एज इट इज हम नहीं ले सकते, उनका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पर हमें समझना चाहिए। आरएसएस एक ऐसी बॉडी है जो कि हिंदुओं के हक के लिए भी लड़ती है, प्राइमरीली राष्ट्र की बात तो वो करती है, हिंदुओं की बात, तो वो जन्म दर बढ़ाने की बात जो है वो हिंदुओं को एक तरीके से इशारा है कि भाई आप ठीक है, तो मेजॉरिटी भारत में हिंदू हैं और हिंदू ही अपनी आबादी बढ़ाएंगे, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है आपको बढ़ानी, वरना डेमोग्राफी चेंज, जिस तरीके से किरण ने बताया कि डेमोग्राफी चेंज जो ना हो जाए, तो ये एक तरीके से संकेत है। क्योंकि मोहन भागवत जी के कई बयान ऐसे लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई अरे अभी तो ये मंदिरों के फेवर में बोल रहे थे, फिर अचानक कह रहे कि नहीं, आपको हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। तो उनके स्टेटमेंट्स वो जनरलाइज ऐसे करके देते हैं ताकि आप उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से समझें, लेकिन प्राइमरीली मुझे जहां तक लगता है वो
हिंदूज के लिए ज्यादा था कि आप अपनी फर्टिलिटी रेट को इंप्रूव करें, यानी कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, वरना कल को फिर डेमोग्राफी चेंज अगर हो जाएगी फिर आप वो किसी तो को हो रही है शिव हाँ, ना, वही बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि तो वो हिंदूज के 1951 लिए में हाँ, अगर हम बात करें मुसलमानों की आबादी हमारे मुल्क में तो वो तकरीबन 9.5% थी, ठीक है। और हाँ, आज की तारीख में ये जो आबादी है मुसलमानों की हमारे मुल्क में वो 14% से ज्यादा है। और यही बात का संकेत जो है वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिल्कुल है। बिल्कुल वो ये बताना भी चाह रहे हैं कि 9 स्टेट्स हमारे मुल्क में ऐसे हैं जहां पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं। इस बात को भी समझना और जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर किसी धर्म को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि अस्तित्व बचाने की जिस बात को मैं कह रहा था, इतिहास भी है, कई सारी सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता वगैरह तमाम सभ्यताएं खत्म हो गई। अस्तित्व बचाने की बात है। एक बार यश अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं कह मैं अपनी बात को मैं वही कह रहा हूँ कि उनका जो प्राइमरीली जो एम्फेसिस था, उनका जो कहना था वो हिंदुओं के लिए था, जहां तक मेरी समझ है। अब बाकी इस पे आप डिनाई कर सकते हैं, आप अपना उसका रिबटल कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज की डेट में कम बच्चे पैदा होना, उसका कारण क्या है? एक आप देख लीजिए, प्राइमरली अगर आप जापान को भी यहां पर देखें, कई ऐसे देशों को जो प्रगतिशील हैं या फिर बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। भारत, आपकी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एक बच्चे की फीस आप दे रहे हैं 10,000 रुपए फीस आप दे रहे हैं, आपका रेंट महंगा हो चुका है, आप इतना कहाँ खर्चा करेंगे, कितना पैसा आप लगाएंगे? एक बच्चे को आप फिर भी पाल लेंगे, आप 2 बच्चे को पालने की सोचे तो हर घर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज यहाँ पर हो रही हैं, तो एक गिरने का दर ये कारण भी है। अच्छा, अगर जहां एक बच्चे हो जाए वहां 2 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन लोग जो नहीं कर रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ी वजह तो ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग एक रीजन और है। उसमें वजह है कि आज की यंग जनरेशन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। इस बात को भी तो समझिए। लेकिन इसमें अगर एक चीज देखें, हमने अभी बात करी मोहन भागवत के स्टेटमेंट की बात करी, हमने और लीडर्स की स्टेटमेंट की बात करी, इसमें गौर फरमाने की बात यह है जो अभी 2025 में TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट का जो आंकड़ा आया है उसमें भारत का है 1.9 आ गया है आंकड़ा। तो हमें खुश होना चाहिए कि आबादी पर नियंत्रण तो हो रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो हमने ओवरऑल अभी तक जो हमने डिबेट करी न्यूज रूम में, उसका मेन इफेक्ट दिखेगा कि अगर चाइना का एक उदाहरण लें, क्योंकि चाइना ने अपनी फर्टिलिटी रेट पे कंट्रोल किया, उससे क्या बेटरमेंट देखने को मिला? लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिसका हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिली हो, जॉइंट फैमिली हो, कोई भी कहीं भी रह रहा हो, TFR का अगर नंबर एक नियंत्रित कंट्रोल में चलता रहेगा तो उससे फैमिलीज का और ओवरऑल जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होंगे। बिल्कुल यश, मैं इसी में थोड़ा सा एक यहाँ पर ये करूंगी, आपको थोड़ा सा काटना चाहूंगी कि एग्री नहीं करती। चाइना में देखिए क्या है ना कि वहां पर अगर मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं तो उनकी भी फर्टिलिटी रेट जो है उसको भी कम रखा गया है कि आपको भी इतने से ज्यादा बच्चा नहीं करना है, यानी वहां पर सभी के लिए जो है रूल्स हैं तो वो सबके लिए हैं। ये चीजें भारत में देखने को नहीं मिलती है, ये कमी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि मोहन भागवत की तरफ से और बाकी अन्य की तरफ से जो है इस तरह का बयान आया है कि देखिए वो तो लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 उनका फर्टिलिटी रेट आपसे ज्यादा है, बिल्कुल वो ज्यादा है, लेकिन ये उनका भी आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में क्या आप होगा ना? भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि जो एक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने ये बताया है कि दुनिया में बाकी जितनी भी कम्युनिटी हैं, चाहे यहूदी हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन सबके प्रजनन दर गिरे हैं। केवल एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके प्रजनन दर में 1.7 की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो ये आबादी पूरी दुनिया भर की 23.9% थी, वो अब बढ़कर 25.6% हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ये ईसाई कम्युनिटी जो इस समय सबसे ज्यादा 28.8% है, महज 10 सालों के भीतर ये इसे क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो बन जाएगी। और इसमें एवरेज जो प्रजनन दर है वो 3 बच्चे ही हैं। हिंदुओं में अगर बात करें तो 1.7 है, हम 2.8 तो पूरे देश का 2.1 है। अगर हिंदुओं में बात करें तो 1.6 1.7 है, और यही बात चिंता का विषय है इसमें। लेकिन अगर एक चीज देखें, क्योंकि हमने TFR की रिपोर्ट देखी, हमने और देशों की बात करी, एक सबसे जो चिंताजनक बात सबके सामने आ रही है, फैक्ट्स हैं वो, कि बुजुर्ग लोग देश में ज्यादा हैं और जो नौजवान लोग हैं उनकी जो संख्या है वो कम है। तो अगर आगे आने वाले टाइम की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, हम देश के प्रगति की बात करें, हम ओलंपिक्स होस्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया, तो सब चीजों को एक सेंटर में मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ग्रोथ कंट्रोल करें, ग्रोथ रेट पे कंट्रोल लाएं, तो शायद देश का, हम अगर भारत को एक पूरा सेंटर पॉइंट रखते हुए देखें, शायद उन्नति ज्यादा होगी। और दूसरा, आप टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं। पहले आपको जिस तरीके से मैन पावर चाहिए होती थी, आपको जो भी करना है, आप सब कुछ लेबर इंटेंसिव था।
अभी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो रहा है और इतना ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है, लेकिन तो उसमें फर्क है। बिल्कुल, AI आ लेकिन जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि उस मशीन को चलाने के लिए भी, उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी इंसान ना मिले। क्या अब दस्त है वहाँ अगर जहाँ देखो। एक हो गया है, अब शायद हो सकता है आने वाले दिन में वो भी ना मिले, क्योंकि पहले 3 जहाँ पर आप क्या बोलते हैं बच्चे रख रहे थे, या फिर हम अपने पुराने बुजुर्गों को भी देख ले तो वो 7-8 जाया करते थे, अब धीरे धीरे कम करते 1। हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, कम कुछ होना लोग तो नहीं भी संभव कर रहे नहीं बच्चे, ये है, भी कुछ सच लोग है। नहीं भी कर रहे हैं, विदेश में तो ये बिल्कुल, भी कई जापान चीजें वगैरह ऐसी में सामने बच्चे। आ रही हैं। तो अब ऐसे में तो फिर ये हो जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी को, उस मशीन को चलाने के लिए इंसान ही नहीं मिले, और जब वो नहीं मिलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे उस टेक्नोलॉजी का? फिर कोई यूज नहीं है, जस्ट वेस्ट है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, जो हम जैसे कि इस दुनिया में आ चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, हम उस क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए युवाओं की आवश्यकता होगी। युवा होंगे कैसे जब तक आप उनको लाएंगे नहीं, और लाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा? तो ये देखिए, अब ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं। 100% मैं ये कहूंगा कि भाई एक तो आबादी तो बढ़ ही रही है, आबादी तो कम हमारी नहीं हो रही। आप कह रहे चाइना से भी हम आगे निकल जाएंगे आबादी में। चाइना में भी तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लाके वो थोड़े से परेशान भी हुए थे, लेकिन ये खाली इंडिया और चाइना के उन्होंने चैलेंजेस सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वापस ले ली। हाँ वापस ले ली, पर लाई थी जैसे, तो उनका एम यही था कि भाई पॉपुलेशन कम होना। तो ये अगर हम भी थोड़ा सा पॉपुलेशन पहले कम कर लें, उसके बाद हम देखें कि वाकई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसको सोचा जा सकता है। लेकिन अभी तो हमारी कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम अगर देखा जाए, सोचिए इतने ज्यादा लोगों में गवर्नमेंट स्कीम्स बढ़ती है, हाउसिंग स्कीम्स बढ़ती हैं, जमीन बढ़ती हैं, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, अगर कम हो तो कितना फायदा होगा। अब ये हम कहें कि हाँ आबादी बूढ़ी होगी तो ठीक है, आबादी तो बूढ़ी होगी, वो तो आपकी मृत्यु दर भी कम हो रही है और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ी है कि भाई आपकी आयु आप ज्यादा आप जी भी पा रहे हैं आज की डेट में। तो वो सारी चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अब इतनी हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में जा रहे हैं, एआई आ चुका है, एआई भी अब बहुत एडवांस स्टेज में आता जा रहा है। अब हम सोचें लोगों के पास नौकरियां कम हो रही हैं, अब आबादी कम सीमित रहे और लोग आराम से धरती पे ज्यादा जो है ना कि भाई जो लैंड है, जो धरती मतलब भारत की जो धरती है उस पर जितना रिसोर्सेज है उस पर उतना ही प्रेशर पड़े। एक तो वैसे ही घुसपैठ के कूद के आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। वॉर का इस बार फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब वो बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होती है, सेना के बीच में लड़ाई नहीं होती है, अब वॉर होता है ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए सीधे अंदर घुस। लेकिन उस मिसाइल को, उस ड्रोन को भी चलाने के लिए आवश्यकता होती है जवानों की, है जरूरत ना। तो अब ये सोचेंगे कि हम टेक्नोलॉजी में कितने भी एडवांस हो जाए और बिना इंसान के हम वो कार्य कर लेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो आप कुछ लोगों के साथ जो है मिलकर के इस पूरी दुनिया को चला ले। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड को लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर चीजें कम हो रही है तो ये चिंता का विषय है। आपको देखना होगा कि ये आबादी जैसे बूढ़ी हो रही है, जो जिक्र आपने भी यहाँ पर किया, तो पीछे से आपको चाहिए यंग जनरेशन। नहीं, यंग जनरेशन रहेगी, वो जीरो थोड़ी ना हो जाएगी। आप कह रहे हैं ड्रोन में, आपने बहुत अच्छा किया। आपने देखिए ये भी कहा ना कि आज के वक्त में क्या हो रहा है, जापान ये सब में बच्चे पैदा, अरे वो शादी नहीं कर रहे डर के मारे, वो क्या बोला जाए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी ड्रोन का जिक्र आया, सोल्जर्स का जिक्र आया, सिपाही का जिक्र आया, तो बात कर लेते एक बार पाकिस्तान के उदाहरण की और एक बार नाइजीरिया अफ्रीका का भी उदाहरण दे देता हूं। नाइजीरिया और अफ्रीका में टीएफआर का रेट वो 0.1.2 नहीं, वो 5 से ऊपर है। वहां पे उसका नतीजा क्या देखते हैं कि वहां पे स्वास्थ्य, वहां पे आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, आबादी विस्फोट पर है इस टाइम पे, संसाधन कम है, सरकार संभाल नहीं पा रही लोगों को। लेकिन अगर कंपेयर करें एक बार के लिए इन तीनों देशों को जिनका मैंने जिक्र किया, इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया में हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अगर उसको एक कंट्रोल में हम आगे बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, हमारे को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, हेल्थ कंडीशंस अच्छे मिलेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो जिस स्तर पे पहुंच जाएगा वो बहुत बड़ा एक मुद्दा होने वाला है। नहीं, एक यहाँ ऐसा नहीं लगता है कि हमें जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको बेहतर करना है, तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए। सिर्फ आप एक क्या बोलते हैं, जनसंख्या को इस तरह से कम करेंगे कि ठीक है अब हम तो प्रजनन दर क्षमता कम हो रही है, गुड, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, रोजगार, इन सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ की जनसंख्या आप भाई ऐसे ही कम कर नहीं, तो रोजगार तभी तो आएगा जब प्रेशर कम होगा। मैं वो कह रहा हूँ कि अब बड़े बड़े देशों की बात करें, वहां पर हम कहते हैं तो उनके पास जमीन ज्यादा है, लोग कम हैं, और वहां पर आप देखिए पीपल टू लैंड रेशियो अगर आप समझेंगे तो बहुत वो फर्क होता है वहां पर। भारत में बहुत ज्यादा प्रेशर है, आबादी का हमें खुश होना चाहिए। मुझे लगता है कि लंबे समय से हम जो जनसंख्या विस्फोट की बात कर रहे थे, हम तो हमारे 2 का नारा भी चलाया गया था कि भाई 2, अब 1.9 अगर इस फर्टिलिटी रेट में आ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसको बैलेंस अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
कम बच्चों से देखिए आपकी शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य पर ज्यादा निवेश कर पाएंगे आप, वो पैसा तो रहेगा आपके पास, वो बंटवारा होगा। टेक्नोलॉजी से आप अपना जितना, क्योंकि आज की डेट में आप एक गाड़ी को बिना एक मशीन से सारी की सारी गाड़ी आप बना सकते हैं, मशीन से पूरा का पूरा आप कंप्यूटर्स बना सकते हैं, मोबाइल्स बना सकते हैं। अच्छा, अब मैनुअल असेंबली को धीरे-धीरे खत्म कर एक दिया एग्जांपल जाएगा। बहुत बहुत हाँ। हमारे और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगी। पहले हम चलते थे जॉइंट फैमिली के साथ, अब हम न्यूक्लियर फैमिली पर आ गए। तो इससे समझिए कि आज के समय में हमें दिक्कतें कितनी आ रही हैं। एक उस एग्जाम्पल से इसको भी कनेक्ट करके देखें कि लोग कम होने से आपकी समस्या कम नहीं होगी। आपको समस्या कम करने के लिए उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और वही लोग जो हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली में चाचा दादा नाना नानी सब होते थे, तो देखिए बच्चे भी कितने अच्छे से पल बढ़ जाते थे। नहीं पढ़ाई भी हो वो जाती आप थी, बहुत अच्छा पढ़ाई भी हो उदाहरण जाती जो थी, दे रहे जो हैं है। वो तो बड़ा आप यही समझिए आइडियल। कि संख्या को कम कर देने से आप सोचेंगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मैं ऐसा बता रहा नहीं है। हूँ, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यश हैं यहाँ पर, वो 50,000 रुपए कमाते हैं, उनके एक बच्चे हैं, तो उसकी फीस भी अच्छे से दे देंगे और परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। अब यश के 3 महीने राशन तो आ ही जाएगा। हाँ, बच्चे की पढ़ाई सिर्फ एक अच्छे स्कूल में पढ़ने से हो जाती फिर है। सरकारी में तो पढ़ाएंगे नहीं ना आप लोग। सरकारी छोड़िए, इससे भी कम में होता है। सरकारी स्कूल भी आप अच्छे हो पाँच जाएंगे में- अगर आप- ऐसे आप- फैसला आप लिया एक जाए। हाई प्रोफाइल स्कूल में जाइए या आप एक नॉर्मल स्कूल में जाइए, पढ़ाई लगभग सेम है। पढ़ाई लगभग सेम है सबकी। पढ़ाना तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। आप वहाँ पर नहीं, 50,000 मैं कह रहा हूँ, देकर के पढ़ाओगे, मैं आप कह अपना रहा हूँ, प्रॉफिट तो देखोगे ही। आप देखिए तो उस हिसाब से भी तो चीजें प्रेशर चलेंगी थोड़ा ना। कम हो जाता है। आप ये समझ के बहुत सारी चलिए। चीजें संगत के असर पर भी डिपेंड करती है कि स्कूल बड़े महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। इसलिए ज्यादातर लोग पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाए। बहरहाल उस पर नहीं आएंगे, लेकिन इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हम पहले ही एक जनसंख्या विस्फोट पर इस समय बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क की जो जनसंख्या है वो 144 करोड़ के तकरीबन क्रॉस कर चुकी है, और अगर हम 3 बच्चे की फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं तो ये आने वाले समय में नुकसान ही देगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास जॉब्स लिमिटेड है। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि यूथ अगर मार्केट में जाएगा तो क्या उसे नौकरी मिलेगी, इस बात को भी समझना होगा। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर उसका मुख जो होगा वो अपराध की तरफ बढ़ेगा। बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, युवाओं के हाथ में काम नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पर बेरोजगारी जो है वो अपराध के रास्ते पर लेके जाएगी। जनसंख्या पैदा करना, बच्चों को पैदा करना और बच्चों को पालना दो अलग बातें हैं। क्योंकि अभी जिसका जिक्र यहाँ पर यश ने किया, सबसे ज्यादा प्रजनन जो दर है वो नाइजीरिया में है, 6.7 है यहाँ पर। वहां पर एक कपल तकरीबन 7 बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद माली है, उसके बाद माली में 6.1 है, उसके बाद सूडान है 5.9 है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि उन मुल्कों के हालात को आप देख लीजिए। वहां पर बच्चे पैदा होते के साथ गन लेकर वहां पर खड़े हैं, आए दिन किसी को भी गोलियां मारी जा रही हैं। तो हमें उन सब चीज को समझना होगा। अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए किस हिसाब से हमें खर्च करने हैं उसको लेकर हम एक बजट बनाते हैं। ठीक उसी तरह देश का भी बजट है। इतना ही करें ताकि देश पर बोझ ना बने, हम सब एक साथ रहें। मोहन भागवत जी ने जो कहा उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से कहा, सोच समझ के कहा होगा, उसमें कोई भी हम शक शंका या फिर उस पर सवाल नहीं उठा रहे। ये हमारी अपनी, मेरी, किरण की, शिवम की और यश की अपनी अपनी राय थी जो हम लोगों ने आपके साथ साझा की। न्यूज रूम डिबेट में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा इंडिया डेली।